किसी भी इम्परफेक्शन, किसी भी डिफेक्ट में ये तो डेफिनेट है कि उसकी स्टेबिलिटी कम होनी है। डिफेक्ट्स मतलब सिमेट्री डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड we definitely have somewhat less symmetry, less stability. Is that okay? Scott के डिफेक्ट, Yes, sir. फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा? कुछ केटायंस अपनी जगह से मिसिंग होकर इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे। The size of cation is generally lesser than size of anion. तो केटायन अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट्स पर आ गए। Such kind of defect is called Frankel defect. ये दोनों डिफेक्ट्स हमने देखे थे। In this defect, the mass will not change, volume will not change, and density will not change. इनके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। क्या किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. इतना clear है? सर Yes. ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आई थिंक तुमने अब तक तो पूरा फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया होगा। नहीं, पूरा कैपेसिटेंस वगैरह हो गया? ऑफ द वैक्यूम नहीं सर। अच्छा, तो फिर नहीं हुआ है तो होना बाकी है फिर अभी वो। तो फिजिक्स में बहुत डिटेल में आएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम which allow force of interaction between two charged particles. If we have somewhat denser medium, it will allow less force of interaction. Clear? If we have less density, it will allow more force of interaction between two charged particles. तो उससे कुछ रिलेटेड है जो तुम पढ़ोगे फिजिक्स में। ठीक है? रिलेटिव परमिटिविटी का आंसर। हाँ, मतलब वही होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से ही रिलेटेड होता है। इवन वी हैव सम मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन देम आल्सो, दे आर मैथमेटिकली रिलेटेड टू ईच अदर। चलो मैं एक बार वापस वो स्क्रीन शेयर करता हूँ जो ऑलरेडी तुमसे किया था। डेफिनेटली उसे कुछ एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे रिक्वायर्ड होगा तो मैं बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अगेन मैक्सिमम चीजें थियोरेटिकल है इसलिए वो शेयर कर दिया था ताकि तुम लेक्चर नोट्स बना लो। जस्ट अ मिनट। यहाँ तक आई थिंक वी हैड डन इन लास्ट लेक्चर फ्रैंकल डिफेक्ट जो भी बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया है। Yes, sir. एफ सेंटर, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? कोई कुछ बोल रहे हैं? नॉन स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट, एफ सेंटर में नॉन स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद समझ में आएगा।
Non-stoichiometric defects means when whatever the initial ratio of the cation in anion, that ratio is not maintained after the defect. They consist of element in non-stoichiometric ratio. देखो अब रेशियो मेंटेन नहीं है तो दो टाइप के डिफेक्ट्स हो सकते हैं. पहला, या तो केटायन टू एनायन रेशियो इंक्रीज हो जाए या केटायन टू एनायन रेशियो कम हो जाए, राइट? इन दोनों में से कुछ एक पॉसिबिलिटी आएगी. मेटल केटायन एक्सेस डिफेक्ट, जब मेटल एक्सेस में है केटायन एक्सेस में, फर्स्ट केस. अच्छा, केटायन एक्सेस में कैसे हो सकते हैं? देयर आर टू पॉसिबिलिटी इन विच वी कैन हैव केटायन इन एक्सेस. या तो एक्स्ट्रा केटायन बाहर से सिस्टम में आ जाए या एनायन कम हो जाए. क्लियर? केटायन एक्सेस में कब होंगे? either we have a system in which we can put certain cation from outside, extra cation, or we can remove the anion. यदि हमने एनायन को रिमूव कर दिया, केटायन को बाहर से लेके आ गए, तो केटायन एक्सेस हो जाएंगे. क्लियर? चलो देखते हैं फर्स्ट केस, मेटल केटायन एक्सेस डिफेक्ट. फर्स्ट वन इज F center due to anionic vacancy. A negative ion is missing and its site is occupied by electron. एक नेगेटिव आयन सिस्टम से बाहर चला गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफिशियंसी, बिकॉज ऑफ दिस वैकेंट स्पेस ऑफ नेगेटिव आयंस, वी हैव एक्सेस ऑफ केटायन. यहाँ पे केटायन एक्सेस में हो गए हैं, जो रेशो उनका था वो मेंटेन नहीं है, केटायन टू एनायन रेशो इंक्रीज हो गया है. राइट. अब चार्ज तो हमेशा बैलेंस होगा चाहे कोई सा भी डिफेक्ट हो. इफ वन नेगेटिव आयन इज गोइंग आउटसाइड, then the place of negative ion will be occupied by electron. और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो नेगेटिव आयन के स्पेस पे आया है, दैट इलेक्ट्रॉन एट द प्लेस ऑफ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एफ सेंटर. इसे एफ सेंटर कहा जाता है. एफ भी शॉर्ट नेम है किसी का, अगेन कुछ फॉक्स वगैरह ऐसा कुछ नेम है, जर्मन या ग्रीक लेटर वर्ड है, जिसके हमें अभी डिटेल में नहीं जाना है. सो एफ सेंटर यहाँ पर पिक्चर में आ जाता है. एफ सेंटर मींस द नेगेटिव आयन placed is occupied by electron to balance the charge. अब यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए हैं. Can we say that whenever we have free electron, they can absorb and emit energy? तो ये कलर शो करेंगे. तो F center जहाँ पे पिक्चर में आ जाएगा ना, तो सॉलिड का हो सकता है पहले से भी कोई कलर. We have one more color in the picture because of this extra electron. Is that okay? क्या F center समझ में आया क्या है exactly? Yes, sir. Yes, sir. Interstitial ions and electrons. कॉपी नहीं किया तो अभी मत करना, आई विल गिव यू टाइम. मतलब मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे पोस्ट कर रखा है, तो वहां से देख के कॉपी करना, पहले सुन लेना सर. Interstitial ion and electron. When an extra positive charge ion occupy an interstitial position in the lattice, and electrically neutrality is maintained by inclusion of an interstitial electron. देखना यहाँ पर we have to create excess cation. पहले तो anion रिमूव कर दिया था, अब हम बाहर से cation को लेकर आ गए हैं. We have one extra positive charge in the interstitial site. इंटरस्टिशियल साइट का जो साइज है वो कम होता है, केटायन का साइज भी कम होता है. तो बाहर से एक्स्ट्रा केटायन को लाके हमने वहां पे रख दिया है, एंड चार्ज शुड बी बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आया है तो नेगेटिव चार्ज बैलेंस होगा इलेक्ट्रॉन से. क्या ये क्लियर है? इंटरस्टिशियल आयन एंड इलेक्ट्रॉन, इंटरस्टिशियल साइट्स पे आयन से और इलेक्ट्रॉन से. इंटरस्टिशियल आयन एंड इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब आते हैं हम सेकंड केस. पहले तो हमने दो वे से, टू डिफरेंट वे से केटायन को एक्सेस में कर दिया था. फर्स्ट वे टू डिक्रीज द एनायन, सेकंड वे टू इंक्रीज द केटायन. नाउ द नेक्स्ट डिफेक्ट इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. अब मेटल को डिफिशिएंट कर देते हैं, एनायन को एक्सेस में कर देंगे हम. So in case of metal deficiency defect, positive ion is missing from its lattice site and charge is balanced by some nearby metal ion acquiring two charge instead of one, or we can say higher charge. इसको मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा exactly. Clear?
बट मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या किया है हमने, वी हैव टू रिमूव मेटल। फर्स्ट केस तो ये मेटल को कम कर दें, अपने आप मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। चार्ज को बैलेंस कैसे करोगे? नाउ चार्ज विल नॉट बी बैलेंस्ड बाय प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो प्रोटॉन तो आएगा नहीं, प्रोटॉन तो सिर्फ न्यूक्लियस में होता है। क्लियर? नेगेटिव चार्ज डिफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर दिया। पॉजिटिव चार्ज को ऐसे बैलेंस किया जाएगा, चलो वो कैसे बैलेंस किया जाएगा मैं बोर्ड पे ही बताता हूँ। क्लियर? चार्ज कैसे बैलेंस होगा? अभी हमने केटायन को डिफिशिएंट किया है, केटायन को रिमूव किया है। कैन वी हैव सेकंड पॉसिबिलिटी इन दिस थिंग? जैसे यहाँ पे हमने केटायन एक्सेस में किए थे, बाहर से केटायन लेकर आ गए थे, एनायन एक्सेस में हमने केटायन को रिमूव किया, एनायन एक्सेस में हो गए। कैन वी हैव दैट पॉसिबिलिटी कि हम इंटरस्टिशियल साइट्स पे एनायन को रख दें? क्या एनायन इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ सकता है क्या? नहीं। सो इंटरस्टिशियल साइट्स पे केटायन नहीं आ सकता है। क्लियर? सो यहाँ पे जो सेकंड दो पॉसिबिलिटी थी फर्स्ट केस में, वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी इन दिस केस, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल्स को रिमूव कर दो। यू कैन नॉट मेक एनायन इन एक्सेस बाय एडिशन ऑफ एनायन, बिकॉज एनायन कैन नॉट बी प्लेस्ड इन इंटरस्टिशियल साइट। द साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन इंटरस्टिशियल साइट। इज दैट ओके? क्लियर Yes, है sir. उतना? Yes, sir. F center. These three examples are given in NCERT. ये तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं। क्लियर? तो हमें इन्हें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल 1, when NaCl is heated in atmosphere of sodium vapors, Cl minus combine with Na to form NaCl. Sodium electron diffuses to the site of Cl minus, which impart yellow color to the crystal of NaCl due to existence of electron in visible range. देखो exactly हुआ क्या है, हम NaCl हमने एक आयोनिक सॉलिड लिया। क्लियर? इस NaCl आयोनिक सॉलिड में जब सोडियम के प्रेजेंस में हीट किया गया तो जो Cl माइनस था ना NaCl का, वो सोडियम से रिएक्ट करके NaCl बना देगा और सोडियम से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया सोडियम से वो चला जाएगा इंटरस्टिशियल साइट्स पर। क्लियर? सोडियम इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेस टू द साइट्स ऑफ Cl माइनस, मतलब इंटरस्टिशियल साइट, वैकेंट साइट्स। क्लियर? which impart yellow color to the crystal of NaCl. So F सेंटर का एक एग्जांपल हो गया ये। यहाँ पर Na प्लस तो आ गया हमारे पास सोडियम से, और चार्ज बैलेंस हो गया इलेक्ट्रॉन से, जिसे F सेंटर कहा गया। क्लियर? और ये कलर क्यों शो करते हैं? ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इन विजिबल रेंज। जो फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, इनके एक्साइटेशन के कारण ये कलर शो करते हैं। सेकंड, सिमिलरली एक्सेस लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल पिंक। यदि हम LiCl को लिथियम में हिट करेंगे तो पिंक कलर शो करेगा। एक्सेस पोटेशियम मेक्स KCl क्रिस्टल वायलेट एंड लाइलेक। के पोटेशियम को KCl में, पोटेशियम वेपर यदि हम कांटेक्ट में लाएंगे KCl के, तो वो पिंक कलर हो जाएगा। ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है। क्लियर? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल आयन। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ZNO, ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2 या 3 बार पहले भी एग्जाम में आ चुका है ZNO का केस। ZNO is white at room temperature. On heating, ZNO gives Zn2 plus half O2 plus 2 electron. जो ऑक्सीजन है ना वो चले जाते हैं सिस्टम से बाहर। क्लियर? और ये हम बोलेंगे Zn2 plus प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट, हमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। अच्छा, इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, ZNO में हमने लेट से ZNO है हमारे पास, उसे जब हम हीट कर रहे हैं, जिंक और ऑक्सीजन कुछ अपने साइड से रिमूव हो गए, ऑक्सीजन तो सिस्टम से बाहर चला गया, Zn2 प्लस इंटरस्टिशियल साइट्स पे चला गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। तुमने एनायंस को, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। नाउ देयर इज एक्स्ट्रा जिंक इन द क्रिस्टल एंड इट टर्न्स येलो। क्लियर? और ये बेसिकली व्हाइट था, रूम टेम्परेचर पे हीट करने पे केटायन एक्सेस में हो जाएगा, एनायन डिक्रीज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे F सेंटर पर, दैट कैन क्रिएट येलो कलर। सो ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है, ZNO is white at room temperature but it becomes yellow or if we increase the temperature due to metal access defect. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पर एग्जांपल्स हैं, इवन कलर हैं, वो भी हमें ध्यान रखना है।
चलो अब मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वाला पार्ट कैसे वो चार्ज बैलेंस होगा और कैसे उस पे से क्वेश्चंस बनते हैं ये भी बता देता हूँ, फिर वापस से हम इस पर आएंगे। देखो Fe2 प्लस ऑक्साइड, Fe2 प्लस let's say this is a regular arrangement of iron oxide, clear? अब ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है हमें इसमें करना क्या है, केटायन डिफिशिएंसी डिफेक्ट क्रिएट करना है, तो इस केटायन को रिमूव कर दो, एक +2 चार्ज रिमूव कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस +2 चार्ज विल बी बैलेंस्ड। ये जो +2 चार्ज एक्स्ट्रा है क्या होगा, ये +2 आयरन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इससे कोई एक्सेप्ट कर लेगा, सिस्टम से बाहर चला जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, Fe3+ में कन्वर्ट हो गया। एक और आयन लेंगे, ये +2 में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो कुछ आयंस अपने हायर चार्ज हायर ऑक्सीडेशन को एक्वायर करेंगे टू बैलेंस दिस चार्ज, क्लियर? इसलिए कहा जाता है कि जो नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं उनका फॉर्मूला, मतलब उसमें मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड Fe0.96O, मतलब होना चाहिए था 1:1, बट यहाँ पे 0.96:1 हो रहा है। तो इसमें कुछ +2 के हैं आयन, कुछ +3 के हैं, कुछ आयरन मिसिंग है। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. इस अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है। फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe2+ and Fe3+ ion in Fe0.96O। इसमें +2 का कितना परसेंटेज है, +3 का कितना परसेंटेज है, ये हमें डिटरमाइन करना है। चलो, चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस्ड, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। एज्यूम करो 100 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, आउट ऑफ 100 96 100 एटम ऑक्सीजन, पर 100 एटम ऑफ ऑक्सीजन 96 एटम्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट। 0.96:1, 96:100। 100 ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, 100 × 2 -2, तो -200 पे +200 चार्ज हो जाएगा, क्लियर? नाउ आउट ऑफ 96 +2 के एज्यूम कर लो x है, so 2 × x, +2 charge is we have +2 charge for x atoms of iron out of 96 atoms। बचे कितने, 96 - x into +3, total charge +2 into number of iron atom in +2 +3 into number of iron atom in +3, और दोनों को ऐड कर दिया। तो दोनों को ऐड करके देखो कितना आएगा, 96 × 3 कितना होता है, 96 × 3 288 - x 200, तो x का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 12 नहीं 88, 288 - 200। क्या इतना हमें क्लियर है हाउ टू बैलेंस द चार्ज? द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। इज दैट ओके? सर फिर से एक बार रिपीट करो ना। Total negative charge is -200, total positive charge is +200। 96 आयरन एटम पे 100 आयरन ऑक्सीजन एटम है, so 96 आयरन एटम का चार्ज यदि 100 एटम का चार्ज -200 है तो 96 का हो जाएगा +200। +200 इक्वल टू x एटम 96 में से इसके एज्यूम किए, 96 - x इसके हो जाएंगे, टोटल इज 96। इस एग्जांपल, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में this into this total charge equal to 200, x आ गया 88। क्या 88 हमारा आंसर है या कुछ और आंसर होगा? आंसर will be 88 or something else।
Anyone? बोलो यार, कुछ तो बोलो। 60 स्टूडेंट है, 61 स्टूडेंट है। परसेंटेज कोई बताएगा मुझे क्या होगा Fe2 प्लस का? लोकेशा क्या होगा परसेंटेज? 44. फॉर्मूला बोलो, कैलकुलेशन में करता हूँ। परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस समथिंग बाय समथिंग इनटू 100, कुछ ऐसा होना चाहिए। यही पढ़ा है बचपन से परसेंटेज तो हमने। हाँ, क्या होगा परसेंटेज? 88 upon 96 into 100. 88 अपॉन 96 into 100। टोटल 96 एटम्स हैं आयरन के, उसमें से x दिए हैं, तो इसका परसेंटेज क्या होगा? x डिवाइडेड बाय 96 into 100। तो ये परसेंटेज आ गया Fe2 प्लस का। और Fe3 प्लस का परसेंटेज चाहिए तुम्हें, तो उसके कितने एटम्स हैं? इसके 88 है, तो उसके 96 माइनस 88। 8. अभी क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. इतने बच्चों ने मिनिमम 10 मिनट्स लेट ज्वाइन किया है। टाइम पे ज्वाइन करो सभी। मतलब 2-4-5 मिनट ठीक है, बट 10 मिनट 15 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग। सर मैंने लेट ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, दर्शिता ने नहीं किया, बाकी बच्चों ने किया। Impurity defect. When foreign atoms are present at the lattice site or at the interstitial site, अब फॉरेन एटम का मीनिंग क्या होगा? हमारे पास रेगुलर कार्बन एटम्स थे, क्लियर? डायमंड या ग्रेफाइट स्ट्रक्चर ले लो तुम, रेगुलर कार्बन एटम का अरेंजमेंट था कुछ। नाउ some of the carbon atoms are replaced by some other atoms, some foreign atoms। लेते हैं यहाँ पे फॉस्फोरस आ गया, तो कुछ कार्बन एटम्स को, ओरिजिनल एटम्स को रिप्लेस कर दिया है किसने? कुछ एक्सटर्नल एटम्स ने, कुछ फॉरेन एटम्स ने, which do not belongs to that particular element or compound। इसे कहा जाएगा impurity defect। There are mainly two types of impurity defect। Group 14 elements are docked with group 15 elements और group 13 elements। तुम्हें सेमीकंडक्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है अभी तक वैसे फिजिक्स में? नहीं पढ़। नहीं. ठीक है, वैसे बहुत डिटेल में आएगा सेमीकंडक्टर्स, काफी यूजफुल चैप्टर है। यहाँ पे थोड़ा सा सॉलिड स्टेट है इसलिए उसका इंट्रोडक्शन है जस्ट। ये जो फास्फोरस हमने रखा है ना, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कार्बन में? क्या 4. फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 1 2 3 4 5। जब एक कार्बन को हम फास्फोरस से रिप्लेस करते हैं, वी हैव 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन कार्बन। कार्बन के कंपैरिजन में हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, राइट? अभी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है कार्बन के कंपैरिजन में, ये एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया है। इसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को इसे बनाया जाता है, क्लियर? तो सेमीकंडक्टर्स जब हम मतलब मिक्सिंग कर देते हैं, डॉपिंग कर देते हैं, द वर्ड डॉपिंग मींस मिक्सिंग, ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर डॉप्ड मिक्स्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब मैं एक सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं। इस फास्फोरस को मैं रिप्लेस कर देता हूं बोरोन से, व्हिच बिलोंग्स टू ग्रुप 13। 13 ग्रुप की वैलेंसी होती है 3, तो इसमें बजाय 4 इलेक्ट्रॉन्स के 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक वैकेंट होल रह जाएगा,
जहां पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर, मतलब एम्प्टी स्पेस है, वी कॉल इट होल, इसे होल कहा जाता है। क्लियर, और हमें यहाँ पे ऐसा इंटरप्रेट होगा, एक होल पर एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, विच इज नॉट प्रेजेंट। तो एक नेगेटिव चार्ज डिफिशिएंट है, इसे कहा जाता है पी और पॉजिटिव टाइप एलिमेंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप डोपिंग, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, एन नेगेटिव टाइप, पी इलेक्ट्रॉन कम है, पी पॉजिटिव टाइप। पता है दोनों ही सेमीकंडक्टर्स, दे आर नॉट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट जो कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम या ज्यादा हो रहे हैं, उस बेसिस पर हम एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर इन्हें बोल रहे हैं। यू अगेन हैव वन कंप्लीट चैप्टर इन फिजिक्स, वहां पे बहुत डिटेल में आएंगी चीजें। इतना क्लियर है अभी? Yes, sir. बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एन टाइप, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है पी टाइप। In ionic solid like NaCl, 2Na plus is replaced by 1Sr2 plus, solid of CaCl2 and AgCl। देखो एक और impurity defect ऐसा हो सकता है, Na plus Cl minus, Na plus Cl minus, ऐसा कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है। अब हमने क्या किया, यहां से दो Na plus को रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर रहे हैं? स्ट्रोंशियम आयन, which has two valency। सो इस सब्सटेंस में इफ यू रिप्लेस 2Na प्लस, एक ये हटा दिया, एक ये हटा दिया, दो Na प्लस को हमने रिमूव किए, एंड 1Sr2 प्लस कैन ऑक्यूपाई देयर स्पेस। चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस्ड। क्लियर, ये होल रह जाएगा यहाँ पर, चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस्ड। तो यहाँ पर +2 रिमूव किए, दो आयन +1 के रिमूव किए, एक +2 से रिप्लेस कर रहा है, एक एम्प्टी स्पेस रह गई, वैकेंट स्पेस रह गई, हमने इंटरस्टिशियल वॉइड्स क्रिएट कर दी यहाँ पर। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताओ, if we have 3 into 10 to the power 5 Sr2 plus ion, तो कितनी वैकेंट स्पेस क्रिएट हुई होंगी? If we put 3 into 10 to the power 5 Sr2 plus ion, then how many vacant space will be there? कितना होगा ओमकार, पल्लवी, प्रथमेश? सेम नंबर होगा, 3 into 10 to the power 5 ही होगा। देखो यहाँ जो ऑलरेडी एग्जांपल स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है, अभी दो Na प्लस एक Sr2 प्लस प्रेजेंट है, एक Sr2 प्लस प्रेजेंट है, तो कितने वॉइड हैं, कितने स्पेस हैं? एक। दो Na प्लस रिप्लेस हुए हैं, बट एक Na प्लस की जगह पे तो खुद Sr2 प्लस भी आ गया है ना। So 2Na plus is replaced by 1 Sr2 plus. One of the site will be occupied by Sr2 plus and one will be vacant. Right? एक साइट Sr2 plus ऑक्युपाई करेगा और एक वैकेंट रह जाएगी। बाय चांस हम Sr2 plus की जगह Al3 plus ले लेते जिसकी वैलेंसी +3 होती, तो 3 Na plus को रिप्लेस करता और 3 में से एक की साइट खुद ऑक्युपाई करता और दो वैकेंट रह जाते, तो इसमें डबल हो जाता आंसर। आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन? दिया, राज, Yes, sir. प्रिया? Yes, sir. Yes. चले हम आगे। NaCl type structure and CaCl type structure, rock salt structure and cesium chloride structure, they can be interchanged with each other। इन्हें आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है by increasing temperature और by increasing pressure।
If you increase the pressure, NaCl type structure converted into 8:8 coordination number CaCl type structure. Clear? And if you increase the temperature, opposite changes takes place. इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर है. तुम प्रेशर बढ़ाओगे, एटम्स और क्लोज आएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा. तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, एटम्स दूर जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा. तो 6:6 हो जाएगा. और इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है 760 केल्विन. क्या इतना हमें समझ में आ रहा है? Yes. जस्ट एक फैक्ट है, याद रखना है. At high temperature this happens. BCC provides more stability due to more vibrational character. Now some electrical properties. Again ये सब कुछ भी NCERT में दे रखा है, मैं ध्यान रखना. और इससे क्वेश्चंस बने, स्पेशली एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन बने हैं यहाँ. Paramagnetic substances are weakly attracted by a field. They are magnetized in a magnetic field in a direction and lose their magnetism in the absence of field. Paramagnetism is due to presence of one or more electrons which are attracted by the magnetic field. Is that okay? कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, O2, Cu2+, Fe3+, Cr3+. पैरामैग्नेटिज्म से हम काफी अवेयर हैं ऑलरेडी. वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटाइज्ड रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, बट मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद मींस दे डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिज्म. Second, diamagnetism. Diamagnetic substances are weakly repelled by magnetic field. कुछ एग्जांपल्स हैं. They are weakly magnetized in a magnetic field. यहाँ पे कुछ मिसिंग है, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, थोड़ा कट हुआ है. रुक जाओ, मैं इसको वापस से शेयर करता हूँ. There are some examples for diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic, clear, piezoelectric. ये एग्जांपल जरूर हमें थोड़े ध्यान रखने हैं. वो जो पीछे वाला पेज है उस पर थोड़ी चीजें कट हुई है, मैं वापस से इसको शेयर करता हूँ. Is it visible properly? Yes, sir.
चलो एनसीईआरटी है, हम यहीं से देख लेते हैं और मैं हाईलाइट करते जाऊंगा, तुम लिखते चले जाना ना। ये अभी जो हमने एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा उसका डिटेल में दे रखा है यहाँ पर, जो काफी डिटेल में तुम्हें वापस फर्दर आएगा फिजिक्स में। यू हैव वन कंप्लीट चैप्टर सेमीकंडक्टर्स इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स में। ये सारे डायग्राम वहां पे एक्सप्लेन किए जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ। क्लियर? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अभी मैं जितना बोलूंगा उतना ही तुम्हें कॉपी करना है, उसके पहले कॉपी मत करना, सुन लेना सर। Every substance has magnetic property associated with it. The origin of this property lies in the electrons. Each electron in an atom behave like a tiny magnet. Its magnetic movements originates from two types of motion: its orbital motion around the nucleus and its spin around its own axis. So दो टाइप के मूवमेंट हो रहे हैं, और तुम्हें ये पता है जब भी चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। एक तो उसका न्यूक्लियस के अराउंड मूवमेंट, एक उसका अपनी इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, दो मूवमेंट है। तो इन दोनों के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल undergoing this motion can be considered as small loops of current which possess a magnetic moment. Thus, each electron has a permanent spin and an orbital magnetic moment associated with it. Magnitude of this magnetic moment is very small and is measured in the unit called Bohr magneton. ये हमें ऑलरेडी पता है। तो जस्ट थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पिक्चर में आ रही है। क्लियर? Mainly there are five types of magnetic properties: paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic and ferrimagnetic. हमें यहां से मेनली काम का है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट पैरामैग्नेटिज्म। चलो कौन पढ़ेगा पैरामैग्नेटिज्म? एनीवन रेज योर हैंड जो भी पढ़ना चाहता है। कोई भी नहीं पढ़ना चाहता है? स्नेहल पढ़ो चलो। यस स्नेहल। स्नेहल आई थिंक यू आर नॉट ऑडिबल। नताशा? Yes, sir. Paramagnetism. Paramagnetic substances are weakly attracted by the magnetic field. They are magnetized in the magnetic field in the same direction. They lose their magnetism in the absence of magnetic field. Paramagnetism is due to the presence of one or more unpaired electrons which are attracted by the magnetic field. O2, Cu2 plus, Fe3 plus, Cr3 plus are some examples of such substances. Okay, so basically you have to write this paragraph. You can write in the form of points. First point: paramagnetic substances are weakly attracted by a magnetic field. Clear? They are magnetized in a magnetic field in the same direction as of magnetic field. They lose their magnetism in the absence of magnetic field. They contain at least one or more than one unpaired electrons. Examples, मतलब पूरा ही पॉइंट काम का, इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये मत लिखो वो मत लिखो, तुम्हें पूरा ही लिखना है अपने लेक्चर नोट्स में, राइट? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. चलो पैरामैग्नेटिज्म के बाद ये मैंने एनसीईआरटी इसलिए ओपन किया ताकि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। ये एग्जांपल्स भी दे रखे हैं तो डायरेक्ट एग्जांपल बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एनी अदर स्टूडेंट प्लीज स्टार्ट रीडिंग। यस सलोनी।
Diamagnetism. Diamagnetic substances are weakly repelled by a magnetic field. H2O, NaCl, CH6, H6 are some examples of such substances. They are weakly magnetized in a magnetic field in an opposite direction. Diamagnetism is shown by those substances in which all the electrons are paired and there are no unpaired electrons. Pairing of electrons cancels their magnetic moments and they lose their magnetic character. So basically diamagnetism, when they are weakly attracted by the magnetic field and they are basically they are magnetized in the direction which is opposite to the magnetic field. पहला वाला केस था पैरामैग्नेटिज्म, उसमें सेम डायरेक्शन में था और डायमैग्नेटिज्म में अपोजिट डायरेक्शन में. क्लियर? ये वो सब्सटेंस शो करते हैं which have zero unpaired electrons or electrons are paired up. वो सब्सटेंस शो करेंगे डायमैग्नेटिज्म. Is that okay? Some Yes, sir. examples are also here. Chalo, ferromagnetism. Anyone? Omkar? पढ़ो यार, 60 स्टूडेंट है, तुम्हें पढ़ने का बोल रहा हूँ तो वो भी नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो? ओमकार, अथर्व, आयुष, एनीवन? श्रद्धा, चलो पढ़ो. Ferromagnetism. A few substances like iron, cobalt, nickel, gadolinium, and CrO2 are attracted very strongly by a magnetic field. Such substances are called ferromagnetic substances. Besides strong attractions, these substances can be permanently magnetized in solid state. Metal ions of ferromagnetic substance are grouped together into small regions called domains. Thus, each domain acts as a tiny magnet. In an unmagnetism piece of a ferromagnetic substances, the domains are randomly oriented and their magnetic moments get cancelled. When the Okay. substance is placed in Continue. magnetic field, all the domains get oriented in the direction of the magnetic field and a strong magnetic effect is produced. This ordering of a domains persists even when the magnetic field is removed and the ferromagnetic substances becomes a permanent magnet. बेसिकली इन फेरोमैग्नेटिज्म, सबसे पहले हमें इसमें जो याद रखना है, द एग्जांपल्स फॉर द फेरोमैग्नेटिज्म, गैडोलिनियम, CrO2, कोबाल्ट, निकल, आयरन, दे आर द एग्जांपल्स फॉर फेरोमैग्नेटिज्म. ये क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, मतलब पैरामैग्नेटिज्म का ही एक्सट्रीम केस है फेरोमैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, but on removal of magnetic field, again their magnetism will remove. Clear? But in case of ferromagnetism, they are permanently magnetized in the magnetic field. उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आयन्स है, वो छोटे छोटे मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं, परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से. ये मेनली इसमें लिखा हुआ है जो हमें ध्यान रखना है. So ferromagnetism is the extreme case of paramagnetism. They are strongly attracted. Their examples, why they are strongly attracted? Because permanent magnetism takes place in them. Is that okay? Ferromagnetism. Yes, sir. Antiferromagnetism. Anyone else for antiferromagnetism? अब मुझे 60 स्टूडेंट में नाम लेने की भी जरूरत है क्या? यस, स्नेहा. Substances like MnO showing antiferromagnetism have domain structures similar to ferromagnetic substances, but their domains are oppositely oriented and cancel out each other's magnetic moment. So antiferromagnetism and ferromagnetism में एक डायग्राम बताता हूँ नीचे, तो मैं थोड़ा सा समझ में आएगा दोनों में क्या डिफरेंस है. पहला वाला डायग्राम में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, सेकंड वाला डायग्राम में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का. एक मिनट रुक जाओ. नहीं, पहला वाला डायग्राम था इसका फेरोमैग्नेटिज्म का, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का.
फेरोमैग्नेटिक मींस ऑल डोमेन्स, ये जो अप एरो दिख रहे हैं ना तुम्हें, बेसिकली दीज आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ए डायग्राम दिख रहा है सभी को? Yes, so ए Yes, वाला sir. है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म मतलब सारे के सारे सेम डायरेक्शन में है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। बी इज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म अल्टरनेट डायरेक्शन, वन अप वन डाउन, मतलब एक नॉर्थ एक साउथ, नॉर्थ साउथ, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक का जस्ट अपोजिट, उसमें सब कुछ सारे मैग्नेटिक है तो अलाइन बट अपोजिट डायरेक्शन में, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं हम, सी पर। थोड़ा सा रैंडम है, कुछ अप है कुछ डाउन है, एंड द नंबर इज अनइवन। अप और डाउन का जो नंबर है वो अनइवन है, तो ये ना 100% एक डायरेक्शन में ना 100% कैंसिल कर रहे हैं। सच काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड फेरीमैग्नेटिज्म। पहला फेरो ए वाला पार्ट, बी वाला इज एंटी फेरो, और थर्ड वाला फेरीमैग्नेटिज्म। क्लियर? सो जस्ट जब तुम ड्रॉ करोगे ना अपने लेक्चर नोट्स में, तो एरो बना लेना। ऐसा नहीं कि तुम्हें 3D एरो बनाने की जरूरत है, यू कैन जस्ट मेक एरो इन दिस मैनर। एग्जांपल्स, एक सिंपल से एरो बना सकते हो बस। So ferromagnetism हमने देखा, फेरो क्या, एंटीफेरो सब्सटेंस लाइक MnO showing antiferromagnetism have domain structure similar to ferromagnetic substance, but their domains are oppositely oriented and cancel out each other magnetic field, each other's magnetic moment. Ferrimagnetism is observed when the magnetic moments of the domain in the substance magnetic moment of the domain in the substance are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal numbers. Unequal numbers means they are not cancelling out each other. They are weakly attracted by the magnetic field as compared to ferromagnetic substance. Example, Fe3O4, Mg Fe2O4, Zn Fe2O4. क्लियर? इसमें थोड़े एग्जांपल्स मैटर करते हैं, जितने एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो हमें याद रखना है। This substance also lose ferromagnetism on heating and becomes paramagnetic. हीट करोगे तो अपने फेरोमैग्नेटिज्म लूज कर देंगे, क्योंकि हीट करने पे मेल्ट हो जाएंगे, उनका जो डायरेक्शन है वो सब चेंज हो जाएगा। क्या हमें तीनों डायग्राम से समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या है? पता है, पैरा मैं फिर से थोड़ा सा एक पूरा मैं शो करता हूँ, बोर्ड पे बताता हूँ। This is the last heading of this chapter. तो ये प्रॉपर्टीज हम एक बार बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पहला केस था पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं जिसमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने कुछ मूवमेंट शो कर रहे हैं, मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिज्म। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हैं, डायमैग्नेटिज्म। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है बहुत कम होता है, पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म, वीकली अट्रैक्टेड वीकली रिपेल्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पर। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आती है फेरोमैग्नेटिज्म। अब ये फेरोमैग्नेटिज्म क्या होते हैं एग्जैक्टली? इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हमारे पास ये कुछ एटम है, पूरा का पूरा एटम। एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है। क्लियर? इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे गेट सेपरेटेड। पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए, वो पूरा का पूरा एटम अब एज अ टाइनी मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा। क्लियर? अभी तो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन से बड़ा एटम हो गया, तो पूरा का पूरा एटम एक टाइनी मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा इफ दे ऑल आर अलाइन्ड इन द सेम मैनर एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? सबका सेम मैनर है, जिसे हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सबका डायरेक्शन सेम है, तो इसे कहा जाएगा फेरोमैग्नेटिज्म। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो ध्यान रखना है। सेकंड आता है हमारा फेरोमैग्नेटिज्म क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में एग्जैक्टली क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव,
नेगेटिव पॉजिटिव, देन फर्दर पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अल्टरनेट हो रहा है, एक अप एरो एक डाउन एरो, अप एरो डाउन एरो, तो नॉर्थ साउथ ऐसा अल्टरनेट हो रहा है, so they are strongly repelled by magnetic field. Is that okay? Antiferromagnetism. Yes, sir. आते हैं हम फेरीमैग्नेटिज्म पर। फेरीमैग्नेटिज्म में नॉर्थ साउथ मतलब अनइवन नंबर्स में है, जो अप और डाउन अपोजिट डायरेक्शन से, कुछ पॉजिटिव मतलब हम ये बोलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, कुछ साउथ डायरेक्शन में, बट दे आर नॉट कैंसिलिंग आउट ईच अदर 100%. दे आर द मिक्स ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटीफेरोमैग्नेटिज्म, ना ये है ना ये है, दोनों के बीच में कहीं पर, तो उसे बोला जाएगा फेरीमैग्नेटिज्म. इज दैट ओके? सारे पांचों केसेस क्लियर हैं? Yes. स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक कुछ सेम डायरेक्शन में कुछ अपोजिट में, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक. तो तीन टर्म हमारे लिए नए आ गए हैं, पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म डिफाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, और ये तीनों टर्म फेरो, एंटीफेरो, फेरी, दे आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ overall domain of what atoms get, the charge gets separated in an atom. So इलेक्ट्रॉन से थोड़े बड़े लेवल पे चले गए अब. कितना क्लियर है? तुम्हें मैं एनसीईआरटी का ही पिक्चर सेंड कर दूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, तुम्हें कॉपी करना है, यदि कॉपी नहीं किया है तो ठीक है, स्पेशली एग्जांपल्स वगैरह ध्यान रखना. मैं इतना पिक्चर अभी सेंड कर देता हूं एनसीईआरटी का ग्रुप पर. Yes, sir. ओके, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम. सॉलिड स्टेट का बुकलेट तुम्हें मिला है, नहीं मिला है अब तक? वैसे नहीं मिला सर. मिला है शायद सर. थे, मैंने ग्रुप पे सेंड किया है. कौन कौन से एक्सरसाइज किए हैं ग्रुप पे सेंड?
कोई कंफर्म करेगा कौन से एक्सरसाइज ग्रुप पे सेंड किए? तीनों किए क्या? 1 2 3? 1 और 2 किए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पुराना बुकलेट है तो शायद नए बुकलेट में थोड़ा डिफरेंस होगा। हम एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। स्क्रीन पे शेयर करूं मैं क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes. तुम्हें करने हैं क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करना है। 19 देन 18 देन 17, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है। 19 7 18 17 16 15 अप टू 14। मैं डिस्कशन भी 19 से स्टार्ट करूंगा। ये जेई का बुकलेट है, बट ठीक है, वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल से क्वेश्चन है।
चलो डिस्कस करें। Yes, sir. Yes, sir. दो बच्चों के आंसर आए थे फ्रॉम आयुष एंड वैभव। 19 क्वेश्चन। जिंक ऑक्साइड white in color at room temperature acquires yellow color on heating due to, क्या आंसर है? You can unmute yourself, बता सकते हो। क्या आंसर होगा? थोड़ा इंटरेक्ट करो यार, मतलब आई डोंट नो कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या कर रहे हो। 11th में तो काफी बोलते थे, मतलब 50 स्टूडेंट से 55 स्टूडेंट हो, तुम एक की भी आवाज नहीं आ रही, क्या किसी को भी आंसर नहीं पता? इवन तुम 50 भी बोलोगे तो मुझे कोई इशू नहीं, बट थोड़ा अनम्यूट करके इंटरेक्ट तो करो। Trapping of electron at the site of Third option, C option. Trapping of electron, yes, exactly. हमने देखा था ZnO से Zn2 प्लस जो हीट कर रहे थे हम, उसमें ZnO से Zn2 प्लस बना, O2 बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन पिक्चर में आया था, दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई साइट्स, वैकेंट साइट्स, ठीक है, जो ऑक्साइड ने एम्प्टी की। एटीन्थ, NaCl shows Schottky defect and AgCl Frankel defect. Their electrical conductivity is due to, इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों आएगी? स्कॉटकी डिफेक्ट में तो होल्स क्रिएट हो जाएंगे, क्या हमें ये पता है? NaCl Yes. होल्स क्रिएट होना मतलब NaCl की साइड वैकेंट होना, वैकेंट हो गया मतलब होल क्रिएट हो गया है। क्लियर? सो कुछ NaCl अपनी पोजीशन से मिसिंग है, पहले कंटिन्यूस NaCl थे, लेट्स से इस Cl को हम रिमूव कर देते हैं, देन Na प्लस Cl माइनस, इस Na प्लस को रिमूव कर देते हैं, Cl माइनस। सो सम ऑफ द NaCl's पोजीशंस आर वैकेंट इन स्कॉटकी डिफेक्ट। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी का रीजन होगा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मोशन ऑफ आयंस एंड नॉट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोशन, आयन तो मूव करेंगे नहीं, खैर, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉट द मोशन ऑफ आयन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ AgCl, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ AgCl, इसका आंसर बी होगा। ये जो होल्स क्रिएट हुए ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अब इजीली मूव कर सकते हैं, दे हैव वैकेंट स्पेस फॉर द मोमेंट, राइट। और AgCl में भी कुछ होल्स क्रिएट हुए, कुछ Ag प्लस अपनी पोजीशन को छोड़कर वैकेंट साइड पे चले गए, so we have holes in that AgCl, Frankel defect as well as Schottky defect. B option is correct. Is that okay? 18th question. Yes, sir. Yes. 17th, Schottky defect. Cations are missing from the lattice sites and occupy interstitial site. No, ये तो Frankel defect था. Equal number B. of cations and anions are missing. B is correct. But इससे भी और appropriate है क्या, वो भी देख लेते हैं हम. Anions are missing and electrons, no, equal number of extra, नहीं. B is most appropriate answer. Clear है 17? Yes, sir. 16 का आंसर क्या होगा? D. Crystal of NaCl which has sodium ions and chloride ions are missing from the lattice point, Schottky defect. 15th, BO has rock salt structure when subjected to high pressure. The ratio of coordination number of Ba2 plus to oxide ion. प्रेशराइज करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, कम होता है? बढ़ता है। बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? 8:8. क्या ये लेक्चर नोट्स में लिखा है हमने अभी? Yes, Yes, sir. sir. का था। 14th, the compound AB crystallizes in a cubic lattice in which both A and B atoms have coordination number of 8. Coordination number 8 होते हैं CaCl type structure. Option A is correct. Cubic lattice में है in which both A and B atoms have coordination number 8:8. So cubic lattice A होता है cubic lattice point पर और B होता है cubic void पर, मतलब एक आयन lattice point पर, cubic lattice point corners, और एक होता है body centers पर, जिसे cubic void भी कहा जाता है. 8:8 coordination number.
CaCl is the answer for 14 question. क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. क्या कुछ होमवर्क पेंडिंग है डिस्कशन के लिए? Yes, sir. तो कर लेते हैं। कौन सा एक्सरसाइज? Exercise 2. एक्सरसाइज 2। वहीं से क्वेश्चन किए ना तुमने, जो मैंने भेजा था ग्रुप पर, या कहीं और से सर किए? आपने रोजे सर से बोला था। नहीं सर, बुकलेट से किया है। यस सर, बुकलेट से किया है। रेजो सर से बोला था। तो कोई मुझे पिक्चर सेंड करो, कहां से कहां तक क्वेश्चन नंबर बोले गए थे? 38 क्वेश्चन नंबर। तो कोई पिक्चर सेंड कर रहा है क्या मुझे, जिसके पास बुकलेट हो? थोड़ा रिस्पॉन्ड करो यार जल्दी, मतलब इतना टाइम नहीं है हमारे पास। किसी के पास बुकलेट है जो मुझे सेंड कर रहा है? यस सर। करो पिक्चर सेंड, मैं शेयर करता हूँ, फिर तुम डाउट्स बताना। लगेगा बोर्ड पे सॉल्व करना तो वो भी कर लेंगे। होमवर्क फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। वैसे होमवर्क में कंप्लीट सॉलिड स्टेट है, बट ऑर्डर हमें क्या रखना है? सबसे पहले एक्सरसाइज 1, इफ समथिंग इज पेंडिंग इन एक्सरसाइज 1, आफ्टर एक्सरसाइज 1 यू हैव टू डू एक्सरसाइज 2, और 2 के बाद 3। मैं मिनिमम इतना डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 तक डिस्कस करूंगा। ठीक है, ऑर्डर ये रखना। मेरा इस वीक में एक लेक्चर और होगा, राइट? क्या इस वीक में एक लेक्चर और है? हाँ सर। तो उसमें मैं एक्सरसाइज 1, 2 और मे बी 3 का पार्ट 1 उतना तक डिस्कस करूं। चैप्टर मेरे एंड से कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले प्रायोरिटी पे तुम्हारे लिए होगा लेक्चर नोट्स कंप्लीट करना, यदि नहीं किए तो। चलो अप टू 12 क्वेश्चन। डाउट? up to 12 question. You can type doubts in chat box. You can unmute yourself. सर ये डिस्कस हुआ था पहले। चलो तो कहाँ तक डिस्कस हो गया ये बता दो मुझे। 26 तक। 26 तक डिस्कस हो गया है, तो 27 ऑनवर्ड ले लेते हैं, वो शेयर कर देता हूं मैं। Doubts on this page 27 to 37? Question number 30 from 3 students. A compound this cubic close packed CCP. चलो हमें ये तो दिख रहा है, ये जो X है इसको रख दिया है CCP FCC लेटिस पॉइंट्स पर। Its unit cell structure is shown below. The empirical formula of the compound is. तो X तो हमें दिख रहा है 4 एटम से, सारे कॉर्नर और फेस सेंटर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 4। अब आते हैं M के लिए। M हमें दिख रहा है 4 एज के सेंटर पर, 4 एज सेंटर, 4 into 1/4। सो एज सेंटर, ये जो हमें बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर बॉक्स, ये एज के सेंटर पे 4 एज सेंटर, 4 into 1/4 1 आ गया। एक बॉडी के सेंटर पर है, उसका इफेक्टिव 1। तो M के 2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे हैं इस डायग्राम में। बॉडी के अंदर वाला बॉडी डायगोनल पर एग्जैक्टली 100%, और जो एज के सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 25%, 1/4। सो 4 into 1/4 फॉर M प्लस एट द सेंटर ऑफ बॉडी 1, ये हो गए 2, X हो गए 4, 2:4, 1:2। आंसर इज MX2 फॉर क्वेश्चन नंबर 30। क्या 38 क्लियर है सभी M को? वाला फिर से एक्सप्लेन करिए ना। M कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है मुझे बता दो। मैं टिक करता हूँ, जो मैं टिक कर रहा हूँ ना, ये 4 एज सेंटर हो गए। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन
1/4 4 यूनिट सेल शेयर करते हैं इसको। हमें किसे पता है, ये हमने पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एज। तो 4 एजेस पर है, टोटल 12 एजेस होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट ओनली एट 4 एजेस। So 4 into 1/4, 1 is present at the center of body, which is 100% inside. तो उसको 1 पूरा काउंट कर लो, प्लस 1, टोटल आ गए हमारे पास 2। अभी क्लियर है? Yes, sir. Any other doubt up to 37? 37 आया एक डाउट। Atom A crystallizes in HCP and 1/3 of the tetrahedral void are occupied by V. चलो, HCP का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6, A के 6 एटम्स हो गए। उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं 12, 12 का 1/3 ऑक्युपाई किया है बी ने। 12 टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/3 इज ऑक्युपाइड बाय टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ये हो गए 4। आंसर इज A6B4, 3:2, A3B2, सेकंड ऑप्शन। क्लियर सलोनी? Yes, sir. Any other doubt till 37? किसी का और कोई डाउट 37 तक? अप टू 42? चलो मैं शेयर करता हूँ 42 तक, मतलब नेक्स्ट पेज। जस्ट मिनट, फिर से शेयर करना पड़ेगा। तुम्हें कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने हैं। थर्टी 39 से 42 यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। 39 क्वेश्चन वैसे नहीं बनेगा, पता है मुझे, अभी तक मतलब उसमें एनसीईआरटी में नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताया। बाकी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो मैंने हैंडआउट शेयर किया उसमें जरूर है। जब भी हम मैकेनिकल इफेक्ट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट जनरेट करते हैं, उसे कहा जाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोर्टी 41 42 आंसर आ गया है। 40 41 42
Okay, question number 40. Which of the following arrangement is anti-ferromagnetism? तो alternate होना चाहिए इसमें, option D is Number correct. 4. पहला ferromagnetism, दूसरा वाला ferromagnetism, third one is ferrimagnetism, fourth one is anti-ferromagnetism. F center is anion vacancy occupied by unpaired electron, anion vacancy occupied by electrons. Second option is correct. Anion vacancy occupied by electron. 41st का आंसर क्या दे रखा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अनपेयर्ड ये तो डिफाइन होता है जब किसी एटम के अंदर होता है. हमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन है, दैट कैन नॉट बी सेड अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. 41st का आंसर 1 दिया है. जस्ट गिव मी अ मिनट. एनसीईआरटी में इसका कुछ दे रखा है क्या स्पेसिफिक ऐसा वर्ड? Anionic sites occupied by, हाँ एक टर्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रखा है. एग्जैक्टली. सो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी मोर बेटर वर्ड. इसको मैं एनसीईआरटी शेयर ही कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है. चलो पहले 42 डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन बेंजीन इन मैग्नेटिक फील्ड? बेंजीन कौन सा सब्सटेंस था? किसका एग्जांपल था बेंजीन? डायमैग्नेटिक. और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? वीकली रिपेल. ठीक है. देखो ये सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर. द एनायनिक साइट्स ऑक्युपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एफ सेंटर. अनपेयर्ड वर्ड यूज किया है, हालांकि मुझे अनपेयर्ड इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि पेयरिंग अनपेयरिंग डिफाइन होती है एटम के अंदर. दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, बट अगेन वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी अनपेयर्ड बोल रहे हैं. सो मोर एप्रोप्रिएट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन called F center. It is derived from German word for, I don't know what is this written, Farbencenter or color center. उसका मीनिंग होता है. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. वो तुम देखोगे ये सारे एग्जांपल हमने लिखे हैं. They are NaCl येलो कलर, KCl लाइलेक कलर, ZNO वाला ये वाला एग्जांपल, मतलब एज इट इज एनसीईआरटी में दे रखे हैं ना, जो वहां पे बताए गए थे. तो इसलिए मैंने बोला था एग्जांपल्स हमें ध्यान रखना है. And if you want, you can write this definition of F center. The anionic sites occupied by the unpaired electron. बस ये इतना सा जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना कॉपी कर लो. F center का डेफिनेशन, the anionic sites occupied by. Shall I share this PDF file of NCERT on group ताकि तुम एक बार लेक्चर नोट्स बनाने के बाद इस पे को भी गो थ्रू कर लो, पढ़ लो. थोड़ा सा चैप्टर इंफॉर्मेशन बेस्ड, स्पेशली लास्ट पार्ट, तो इसलिए इंफॉर्मेशन में एग्जांपल्स वगैरह में एनसीईआरटी वाले फिर याद रखने होते हैं. शेयर कर दूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. कर देता हूं मैं शेयर. ठीक है, आज का सेशन एंड करें फिर हम. Yes, sir. Okay, sir.